हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट 5 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। विश्वास कीजिए इस टेस्ट बुकलेट में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। इस टेस्ट में कुल 150 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से भारत के इतिहास से 35, संविधान एवं राज्य व्यवस्था से 15, समसामयिक घटनाक्रम से 25, सामान्य विज्ञान से 30, भारत एवं विश्व के भूगोल से 20, गणित एवं मानसिक योग्यता से 10, अर्थव्यवस्था से यानी बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण से 15। कुल 150 क्वेश्चंस हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसका उपयोग चीनी के घोल की सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो सेकेरीमीटर का उपयोग जो है चीनी के घोल की सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। और साइकोमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? साइक्रोमीटर का उपयोग वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। विस्कोमीटर विस्कोसिटी से आया हुआ है, मतलब श्यानता विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। और ये श्यानता क्या है? लिक्विड्स फ्लूइड्स के लेयर के बीच में पाया जाने वाला अपोजिंग फोर्स यानी फ्रिक्शन, उसको श्यानता कहा जाता है, विस्कोसिटी कहा जाता है। उसको मेजर करने के लिए विस्कोमीटर का यूज किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध के घनत्व को मापकर दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ये यंत्र है लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि की इकाई केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है? तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में से हम क्या करते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अलग रखते हैं एंड देन फिर मीटर। वहीं किया हमने, एक मीटर को अलग कर दिया। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्या है? फोर्स है। और मीटर का मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये होता है वर्क डन, वर्क। अब वर्क क्या होता है? एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। तो जो यूनिट वर्क का होता है वही यूनिट ऊर्जा का होता है। तो ऊर्जा का यूनिट ये है क्या? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ऊर्जा का यूनिट है। और हीट भी एक प्रकार का ऊर्जा ही है, उष्मा यानी गर्मी भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। तो उसका यूनिट भी क्या होगा? यही होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए और सी दोनों सही है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। शक्ति, पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहा जाता है, यानी कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर पावर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्क बाई टाइम करते हैं, वर्क बाई टाइम। तो वर्क तो ये हो गया क्या? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक टाइम और कर देंगे तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड क्यूब। केजी मीटर पर सेकेंड क्यूब वो हो जाएगा शक्ति यानी पावर का यूनिट। दबाव मतलब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें से आप क्या कीजिए, एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो एक मीटर से एक मीटर कट जाएगा, क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है प्रेशर का यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उनमें सही का चयन करें। गुरुत्वाकर्षण त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का मान हमेशा पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। बिल्कुल यही होता है, पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। अर्थ क्रस्ट के अंदर जैसे जैसे नीचे जाते हैं घटते जाता है जी का वैल्यू, ऊपर भी जाते हैं तो घटते जाता है। फार्मूला याद रखिए, एक फार्मूला होता है वही हमें बताता है कि घटता है या बढ़ता है। जैसे अर्थ सरफेस से हम ऊपर जाते हैं तो जी डैश यानी एच हाइट पर जी डैश इज इक्वल टू होता है जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। एच क्या है? हाइट। जितने हाइट पर हम जी मेजर करना चाह रहे हैं वो हाइट है। जी क्या है? अर्थ के सरफेस पर का जी का वैल्यू है यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर क्या है? अर्थ का रेडियस है। तो अब देखिए जैसे जैसे एच इंक्रीज करेगा, देखिए
और बड़ी क्वांटिटी घटती चली जाएगी ना, मतलब जी डैश का वैल्यू यानी एच हाइट पर जी का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होते चला जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जी का वैल्यू घटते चला जाएगा। तो ये तो बात सही है। और अर्थ क्रस्ट के नीचे जाते हैं तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है? अर्थ क्रस्ट के नीचे जब हम जाते हैं तो वो होता है जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। डी क्या है? डेप्थ है, गहराई। तो इसमें भी देखिए जैसे जैसे डी बढ़ते चला जाएगा, जैसे जैसे डी बढ़ते चला जाएगा वैसे वैसे बड़ी क्वांटिटी घटती चली जाएगी वन में से, तो जो शेष क्वांटिटी बचेगी वो और कम होती चली जाएगी। इसका मतलब है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर जैसे जैसे नीचे हम जाते हैं वैसे वैसे जी का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होते चला जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। एक सेकेंड पेंडुलम की समयावधि 2 सेकेंड होती है। सेकेंडरी पेंडुलम की जो समयावधि होती है वो 2 सेकेंड होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी लोलक है, सेकेंडरी पेंडुलम है, सेकेंडरी लोलक है तो उसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड होगा, नहीं 2 सेकेंड होता है। तो ये बिल्कुल सही है। ऊंचाई के साथ पलायन वेग बढ़ता है। ऊंचाई के साथ पलायन वेग बढ़ता है। पलायन वेग क्या होता है? वह मिनिमम वेलोसिटी, वह मिनिमम स्पीड जिससे कि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक दिया जाए अर्थ सरफेस से या किसी ऊंचाई से, वो फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के, ग्रेविटेशनल पूल के अंतर्गत वो नहीं आए, यानी अर्थ सरफेस पे लौट करके फिर नहीं आए, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल पूल से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, उसको पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। वो मिनिमम स्पीड होता है। अर्थ के सरफेस पर से यदि हम पलायन वेग का फार्मूला लिखें तो पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी वी जो होता है वो होता है √ 2gm बाई आर। 2gm बाई आर होता है। ये अर्थ के सरफेस पर का वैल्यू है। 2 तो 2 है, जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी 6.67 इंटू 10⁻11। एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ है। कितना होता है? 6 इंटू 10⁻24 kg। आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है। कितना? 6400 किलोमीटर। तो जब इसका वैल्यू आप पुट करते हैं तो आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। किलोमीटर पर सेकेंड यानी अर्थ के सरफेस पर से पलायन वेग का वैल्यू होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये तो अर्थ सरफेस पर से हमने फेंका, मान लीजिए एच हाइट ऊपर से हम जा करके फेंकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ये मान लीजिए अर्थ है और अर्थ सरफेस से यहाँ एक पॉइंट है एच हाइट। एच हाइट पर से किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो कितना एस्केप वेलोसिटी चाहिए उसको? तो उसके लिए इसी फार्मूला में जो आर आया हुआ है R + H रख दीजिए, यानी VE का जो वैल्यू हो जाएगा उसके लिए वो हो जाएगा 2gm बाई R + H, R + H का स्क्वायर रूट। तो देखिए जैसे जैसे H इंक्रीज करेगा तो H डिनोमिनेटर में है यानी हर में है, तो जैसे जैसे H इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इसका वैल्यू जो है डिक्रीज करेगा। तो मतलब एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। मतलब अधिक ऊंचाई पे जाकर के किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें तो कम ही वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा अर्थ के सरफेस के कंपैरिजन में, तो डिक्रीज होते चला जाता है। तो सी स्टेटमेंट जो दिया गया है ये भी सही है। अगला, एक पेंडुलम की समयावधि गोले के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। देखिए पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है समयावधि T = होता है 2π √L/g होता है। L क्या है? जो सिंपल पेंडुलम है, ये मान लीजिए कि सिंपल पेंडुलम, इसको बॉब कहा जाता है। ये ऑब्जेक्ट जो लटकाया गया है स्ट्रिंग से जो लटकाया गया है उसका लेंथ है ये L, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड अर्थ के सरफेस पर का। तो 2π √L/g में इस फार्मूला में कहीं भी ये जो बॉब लिया गया है, ये जो लोलक लिया गया है, इसका द्रव्यमान इंक्लूडेड नहीं है, द्रव्यमान आता ही नहीं है। तो इस कारण से हम देख रहे हैं कि टाइम पीरियड यानी समयावधि गोले के द्रव्यमान पर निर्भर करता ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया एक पेंडुलम की समयावधि गोले के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, नहीं करती है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है। क्या करना था इसमें? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उनमें से सही का चयन करें। तो 3 तो सही हो गया, ए स्टेटमेंट सही हो गया, बी सही हो गया, सी सही हो गया, डी गलत है। सो राइट ऑप्शन विल बी ई, मोर देन 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बाहरी बल लगाया जाता है तो कौन सा बल पदार्थ की समान स्थिति को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है? तो हम एक एक ऑप्शन की जांच करते हैं। विकृति, विकृति क्या होती है? स्ट्रेन, इसको इंग्लिश में स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ या फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया या फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ का क्या मतलब होता है? चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है। तो ये तो फोर्स वगैरह कुछ है नहीं, विकृति, ठीक है। और ये बीपीएससी में पूछा गया है, किसका यूनिट नहीं होता है, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है विकृति यानी स्ट्रेन, याद रखिए। और बीपीएससी क्वेश्चंस को रिपीट करती है, तो ये तो होगा नहीं। प्रतिबल, प्रतिबल क्या होता है? इसी को तो स्ट्रेस कहा जाता है ना। स्ट्रेस का क्या मतलब होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस कहा जाता है। सपोज कीजिए कि आपके हाथ में एक रबर का बॉल है, आप अपने हाथों से उसको दबाते हैं, उसके शेप को चेंज करना चाह रहे हैं आप, तो उसके यूनिट एरिया यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जितना आप फोर्स एक्सर्ट करेंगे वही होगा प्रतिबल यानी स्ट्रेस, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद में चिपकने वाला बल, कोई भी एडेसिव फोर्स कह दीजिए या कोहेसिव फोर्सेस, वो तो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने में हेल्प नहीं करते हैं। एकजुट बल, एकजुट बल क्या है? ये टेंशन है, टेंशन का फोर्स जो है, ये जो है किसी पदार्थ को यानी किसी ऑब्जेक्ट को अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने में हेल्प करता है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक रड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, रड है, आप दोनों साइड से इसको खींच रहे हैं, इधर भी एफ फोर्स लगा दिया, इधर भी एफ फोर्स लगा दिया, तो ये रड तो मॉलिक्यूल्स के मिलने से बना हुआ है ना, एटम्स के मिलने से बना हुआ है। तो एटम के मिलने से बना हुआ है, तो अब जो ही आप अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, बल लगाएंगे, तो इसके एटम, इनके एटम्स के बीच का डिस्टेंस स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा, स्लाइटली दूर हो जाएंगे, और स्लाइटली दूर हो जाएंगे तो ये फिर से आपस में फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा एक फोर्स इनको, ताकि फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन को एक्वायर कर लें ये। और वही है टेंशन, इसी को कहा जाता है किसी स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हुआ है, तो टेंशन का फोर्स जो है पदार्थ को अपनी सामान्य स्थिति की ओर लाने में हेल्प करता है। सो राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये है वाला यहाँ से काट दीजिए, सत्य है वो चूज नहीं करना है, सत्य नहीं है वो चूज करना है। तो बैगनी किरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य है बैगनी किरण का सबसे कम तरंग दैर्घ्य है, तो बिल्कुल। विबजियोर में आप देखें तो विबजियोर, तो वायलेट कलर यानी बैगनी कलर का तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे कम होता है, और रेड कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। मैं यहाँ पे यदि लिखूँ विबजियोर, विबजियोर, तो लेफ्ट से जब राइट जाएंगे तो इधर वेवलेंथ इंक्रीज होगा यानी तरंगदैर्घ्य इंक्रीज होगा, और राइट से जब लेफ्ट आएंगे तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर का है लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे कम है, सबसे कम वेवलेंथ जो है वायलेट कलर का है यानी बैगनी कलर का है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बैगनी किरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य है, ये सही बात है, तो स्टेटमेंट ये सही है। बैगनी प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है बैगनी प्रकाश की। अब देखिए एक टर्म आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको म्यू से दिखाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू होता है C/V। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ से हम V निकाल लें तो V इज इक्वल टू हो जाएगा C/μ, C/μ। और एक और एक बात और जान जाइए, एक कॉची का रिलेशन होता है, वो कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, मतलब जिसका वेवलेंथ कम होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो अब देखिए जिसका वेवलेंथ कम होगा, बैगनी कलर का वेवलेंथ कम है, तो बैगनी कलर का वेवलेंथ कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, यहाँ देख लीजिए इस फॉर्मूला में, उस कलर का स्पीड जो होगा वो सबसे कम होगा, न्यूनतम होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। बैगनी किरण की बैगनी प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, ये सही है।
बैगनी किरण की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। तो अभी हमने देखा कि बैगनी कलर का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, लेकिन उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए C इज इक्वल टू एफ लेमडा एक फार्मूला होता है, एफ लेमडा। तो यहाँ से आप करें तो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो C बाई लेमडा होगा, C बाई लेमडा। मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं ये एक दूसरे के। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो बैगनी किरण की आवृत्ति सबसे अधिक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बैगनी किरण न्यूनतम फैलती है, इनका विचलन सबसे कम होता है। देखते हैं इसको। सपोज कीजिए कि आप वाइट कलर के लाइट को यहाँ प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं। तब प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं तो ये 7 कलर्स में बंट जाता है, 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, 7 कलर्स में। तो 7 कलर्स में जब डिस्पर्स होती है, ये बंट जाता है अलग अलग कलर में, तो नीचे कौन सा आता है? वायलेट आता है। नीचे सबसे ऊपर कौन सा आता है? रेड आता है। तो भी जी ओर करके जो ऊपर बढ़ता है तो रेड कलर का जो है विक्षेपित हुई है, कम फैली है रेड कलर, और सबसे ज़्यादा विक्षेपण किसका हुआ है? वायलेट कलर यानी बैगनी कलर का। डेविएशन की बात मैं करूं तो सबसे ज़्यादा वायलेट कलर का हुआ है, सबसे कम रेड कलर का हुआ है। तो ये स्टेटमेंट निसंदेह गलत है। तो राइट ऑप्शन विल बी डी। कौन सा सत्य नहीं है? एक बात और जान जाइए, यहाँ पे फैलाव का मतलब ये है कि ये जो वायलेट कलर है इसका स्ट्रिप ज़्यादा चौड़ा होता है, इसका ये ज़्यादा चौड़ा होता है। इसको यदि स्क्रीन पे आप निकालेंगे तो ये स्ट्रिप ज़्यादा चौड़ा होता है और रेड कलर का पतला स्ट्रिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो देखिए 3 मोड्स होते हैं ऊष्मा के स्थानांतरण का, यानी 3 मोड्स होते हैं हीट ट्रांसफर के। कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, यानी चालन, संवहन एवं विकिरण। चालन, संवहन एवं विकिरण यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो यहाँ पे बात की जा रही है संवहन की। तो कंडक्शन में क्या होता है? देखिए जैसे एक रड है, इसके एक एंड पे आप गर्म कीजिए, इस एंड पे, तो यहाँ जो मॉलिक्यूल हो क्या किया? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी उसका इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, तो लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। ये हीट अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को, एटम को ट्रांसफ़र कर दिया, वो बगल वाला अपने बगल वाले को ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरीक़ा से हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह चला गया। मतलब ये रहा कि कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल अपने जगह से चल करके दूसरी जगह ले करके हीट नहीं गया है, बस अपने मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट किया है, आगे पीछे ऑसिलेट किया है, और हीट एक जगह से दूसरी जगह, एक एंड से दूसरे एंड तक चला जाता है। ठीक है, तो कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड में। अब एक बात और है, कन्वेक्शन की बात आप देख लीजिए। मान लीजिए कि आप सर्दी का मौसम है और पीने के लिए पानी गर्म कर रहे हैं, कटोरे में गैस पे चढ़ाए हुए हैं, यहाँ से आप हीट जो सप्लाई कर रहे हैं, इसमें वाटर भरा हुआ है, तो हीट जो है सबसे पहले ये बॉटम जो है, जो कटोरा है उसका बॉटम जो है, बॉटम के पास में जो मॉलिक्यूल है उसको सबसे पहले हीट मिला तो हल्का हो गया, हल्का हो करके ऊपर गया। फिर ये जो वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, खाली जगह बना रहा है, इसको भरने के लिए ऊपर से जो भारी मॉलिक्यूल है आएगा और यहाँ इसके जगह पर आ जाएगा। फिर हीट लेकर के ये ऊपर चला जाएगा। मतलब ये रहा कि जो पानी गर्म हो रहा है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल हीट लेकर के ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाला नीचे आ रहा है, मतलब अपनी जगह को छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये होता है कन्वेक्शन में, यानी संवहन में। और रेडिएशन तो आप लोग जानते हैं, सन से जो रेडिएशन आ रहा है, या फिर आग कहीं जला रहे हैं तो दूर भी उसकी आंच धीरे धीरे हीट एनर्जी कुछ चली जाती है यहाँ पे, तो वो मोड ऑफ जो हीट ट्रांसफ़र है वो है रेडिएशन। यहाँ पे बात हो रही है संवहन की, यानी कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन में पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। उसी तरीक़े से आप गर्म करते हैं, गर्म कहीं पर भी यदि टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज होता है तो हवा के जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर उठते हैं, कहीं पे हीट है तो वो ऊपर उठते हैं, मॉलिक्यूल ऊपर उठ करके गए, गर्म हुए, हल्का हुए और ऊपर उठ गए, मतलब अपनी जगह को छोड़ करके ऊपर जाते हैं। तो दोनों ही केसेस में मॉलिक्यूल अपनी जगह को छोड़ करके जा रहा है। किस में? लिक्विड में यानी द्रव में,
और दूसरा तरल पदार्थ गैस में, गैस और तरल पदार्थ दोनों ही में, यानी फ्लूइड में ये पॉसिबल है कन्वेक्शन यानी संवहन। तो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किस में होगा? ठोस में तो होगा नहीं, ठोस के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ठोस में तो होगा नहीं। तो ये इसमें भी ठोस दिया हुआ है गलत, इसमें भी ठोस दिया गया है गलत, सॉलिड दिया गया है। वैक्यूम में तो होगा नहीं कन्वेक्शन का, वैक्यूम में क्यों नहीं होगा? क्योंकि पार्टिकल चाहिए ना हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले करके जाने के लिए, मूव करके जाने के लिए, वैक्यूम में तो होगा नहीं कन्वेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ये तीनों गलत, बचता है गैस और तरल पदार्थ। तो गैस और फ्लूइड, फ्लूइड में दोनों ही फ्लो करने वाले, फ्लूइड में दोनों ही चीज़ें आ जाती है, गैस और लिक्विड दोनों आता है। तो फ्लूइड्स में कन्वेक्शन के मोड से हीट ट्रांसफर हो सकता है। सो राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति निर्भर करती है माध्यम पे। बिल्कुल, अलग अलग माध्यम में ध्वनि की गति अलग अलग होती है। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, जैसे सॉलिड में सबसे ज़्यादा, गैसेस में कम। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तो माध्यम बदल जाएगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बदलते रहता है, बदल जाएगा। तो माध्यम पे यानी मीडियम पे डिपेंड करता है, ध्वनि की गति निर्भर करती है। तो ये तो सही है। तापमान पे, क्या तापमान पे करती है? बिल्कुल, टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करता है। फार्मूला क्या होता है इसके लिए? मैं दो फार्मूला बताता हूँ यहाँ पे। जैसे V इज इक्वल टू, एक फार्मूला होता है 331 प्लस 0.6 T, ये तो या इस फार्मूला में आप देखिए, जैसे जैसे T इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगा। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस यदि हम इंक्रीज कर दें टेम्परेचर तो स्पीड ऑफ साउंड 0.6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हो जाता है। ये फार्मूला बता रहा है। एक और फार्मूला होता है V इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस T/546 T/546। यहाँ पर ये भी बता रहा है कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा वैसे स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगा। तो तापमान पे तो निर्भर करता ही है, तो 2 सही होगा। आर्द्रता पर निर्भर करता है। यदि ह्यूमिडिटी जो है बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है वातावरण में, वातावरण ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है, ज़्यादा आर्द्र हो जाता है, तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे मान लीजिए बरसात हुई है, बरसात होने के जस्ट बाद वातावरण काफ़ी शांत हो जाता है, उस टाइम आप चिल्लाइए तो आपकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती है, क्योंकि वातावरण में आर्द्रता इंक्रीज कर चुका है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर चुकी है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाता है। तो ये सही है, आर्द्रता पर तो निर्भर करता है। क्या दबाव पे निर्भर करता है? देखिए, स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला होता है V इज इक्वल टू गामा P/ρ, ये ओरिजिनल फार्मूला होता है, स्क्वायर रूट इसका। इसी से ये PV इज इक्वल टू nRT जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है उसमें फेर बदल करके ये भी फार्मूला आता है, टेम्परेचर वाला ये भी फार्मूला आता है, उससे इसी से लेकर निकलता है। ओरिजिनल फार्मूला गामा P/ρ है ये। तो अब देखिए, गामा तो कांस्टेंट है, गैसेस के लिए कांस्टेंट है। P/ρ यहाँ पे देखिए, जैसे प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे, किसी गैस का प्रेशर जब इंक्रीज करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल और पास आते हैं, तो डेंसिटी भी तो इंक्रीज कर जाता है ना। तो प्रेशर यदि 2 टाइम्स दोगुना कर देते हैं आप, तो डेंसिटी भी दोगुनी हो जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे ऊपर में 2P आ गया, नीचे भी 2ρ आ गया, 2 से 2 कट गया, फिर तो वहीं बना रहा ना। मतलब प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो कांस्टेंट रहता है। प्रेशर इंक्रीज कीजिए, डिक्रीज कीजिए, स्पीड ऑफ साउंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दबाव पे निर्भर नहीं करता है। तो 4 तो होगा नहीं। कौन सा सही होगा? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू सुरक्षा के लिए प्रयुक्त फ्यूज तार में होता है। तो क्या होता है फ्यूज तार में? तो सपोज कीजिए कि ये एक इधर से करंट आ रहा है और ये मेन सप्लाई यहाँ जा रहा है। हम यहाँ पे एक फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज के अंदर एक पतला सा वायर रहता है। अब जब मान लीजिए कि सडन इंक्रीज कर जाता है सर्किट में, करंट सडन अचानक बढ़ जाता है, तो यहाँ जो फ्यूज वायर लगाया गया है इसको यदि ये गल जाता है तब संपर्क टूटेगा, कनेक्शन ब्रेक होगा और आगे करंट नहीं जाएगा, और इधर जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, टीवी, फ्रिज, जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं बचे रह जाएंगे। तो सेफ्टी के लिए इसका गलना ज़रूरी है, मेल्ट करना ज़रूरी है। ये जो फ्यूज का वायर लगाया गया है, तो मेल्ट करने के लिए क्या चाहिए? इसका प्रतिरोध जब उच्च रहेगा तभी तो हीट ज़्यादा जनरेट होगा और वो गलेगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है
कि उसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, तभी तो कम ही टेम्परेचर पे, जैसे ही विद्युत धारा का वैल्यू बढ़ता है, करंट बढ़ता है, तो कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट कर जाएगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, मतलब प्रतिरोध उसका उच्च होना चाहिए और गलनांक निम्न होना चाहिए। तो कम गलनांक, उच्च प्रतिरोध, दोनों सही है, सो राइट ऑप्शन विल बी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ई से दिखाते हैं। ई इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई, ये अल्टरनेटली इसका यूज किया जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन अल्टरनेटली ये यूज होते हैं, एक दूसरे के जगह पर होते हैं। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, बी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। कोई चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है v वेलोसिटी से, कोई चार्ज पार्टिकल q जब v वेलोसिटी से मूव करता है तो एक ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। वो कौन सा फार्मूला होता है? तो बायोट सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ, ये सब का यूज करते हुए हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब बारी आती है विद्युत प्रवाह यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी तब कहेंगे जब वो 3 क्राइटेरियाज को फुलफिल करे। पहली बात, उसके पास मैग्नीट्यूड हो, दूसरा उसके पास डायरेक्शन है। ये 2 क्राइटेरिया को इलेक्ट्रिक करंट फुलफिल कर रहा है। जैसे किसी वायर में लेफ्ट से राइट जा रहा है 5 एम्पियर का करंट, 5 एम्पियर का, तो मैग्नीट्यूड है इसके पास 5, मैग्नीट्यूड को फुलफिल किया। डायरेक्शन भी है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, डायरेक्शन भी है। तो क्या इसको हम कह देंगे वेक्टर क्वांटिटी? बिल्कुल नहीं। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो किया जाना चाहिए उस फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा, तब जाकर के हम कहेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि एक वायर है, इधर से एक वायर आ रहा है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ऊपर में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, नीचे वाले में 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो इधर जाएगा कितने एम्पियर का करंट? इसमें दोनों मिल करके 5 एम्पियर का करंट। कितने पे इंक्लाइंड है? 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब मान लीजिए इसको बढ़ा करके 60 डिग्री कर दीजिए आप, 60 डिग्री, तो 2 एम्पियर ऊपर से आ रहा है, 3 एम्पियर नीचे से जा रहा है, और एंगल दोनों के बीच में 60 डिग्री 60 डिग्री है। अब कितना बाहर करंट जाएगा? तो 3 है 2 5 ही एम्पियर करंट जाएगा। मतलब ये जो है एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये ट्रायंगल लॉ और डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहिए या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहिए, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बस सिंपल सी बात जानिए कि तीसरा जो क्राइटेरिया होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, वो फुलफिल नहीं करता है विद्युत प्रवाह यानी इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। तो निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो विद्युत प्रवाह यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश राशि नहीं है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन किसको कहेंगे? जिसमें कोई रिएक्शंस नहीं हो रहा हो, नए प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे हों, उनको भौतिक परिवर्तन हम कहेंगे। जैसे चीनी को पानी में घोलना, तो चीनी को जब हम पानी में घोलते हैं तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जो शरबत बना उसमें चीनी के भी गुण मौजूद है और पानी के भी गुण मौजूद है, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना, रिएक्शन नहीं होगा, जस्ट उसमें वो डिजोल्व किया है, घुला है। तो चीनी को पानी में घोलना ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, एक दाग विरंजन, तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। अंगूर का किण्वन, फर्मेंटेशन जो है, ये जिससे शराब वगैरह बनता है, ये जो है केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। पास्ता को नरम करने के लिए उबालना, तो नरम करने के लिए जब हम पास्ता को उबालते हैं तो उसमें भी कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, रिएक्शन नहीं होता है, तो वो भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ए एंड डी ये दोनों भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी ई, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो गलनांक बढ़ जाता है? नहीं, गलनांक बढ़ता नहीं है, गलनांक घटता है, तो ये गलत है। ऑक्सीकरण प्रकृति बढ़ जाती है, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, नहीं ये भी नहीं होता है, घट जाती है। ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति का क्या मतलब है? ऑक्सीकरण मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करें,
दूसरे को ऑक्सीडाइज करे तो मतलब खुद रिड्यूस हो मतलब इलेक्ट्रॉन ले, तो जैसे जैसे नीचे आते हैं इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बढ़ती नहीं है, घटती है, तो ये गलत है। आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है, बिल्कुल। यदि अल्कली मेटल्स की ही बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम, फ्रैंक्सियम, ये सब जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इनका साइज बढ़ते चला जाता है, यानी रेडियस बढ़ते चला जाता है। आयनिक रेडियस में भी यही होता है, आयनिक रेडियस में भी यही होता है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं आयनिक रेडियस बढ़ते चला जाता है, तो ये सही है। ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है, ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती नहीं है, घटती चली जाती है। देखिए अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ने का क्या मतलब है, जैसे यदि मैं मेटल की बात करूं तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल्स के। तो यदि मैं अल्कली मेटल्स की बात करूं तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उनके ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति घटती चली जाती है, बढ़ती नहीं है, घटती चली जाती है, तो ये गलत है। सी सही है, आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है। राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा से और या कौन से सुमेलित नहीं है। तो स्टील में क्या होता है, लोहा और कार्बन। स्टील जो है लोहा और कार्बन का एलॉय है, ये सही है। जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, निकल एंड जिंक का एलॉय है, ये सही है। सोल्डर लेड और टीन का एलॉय है, मतलब सोल्डर में लेड और टीन पाया जाता है, ये भी सही है। कांसा में तांबा और जिंक नहीं होता है, तांबा और टीन होता है, तांबा और टीन, तो ये गलत है। पीतल में होता है तांबा और जस्ता, पीतल में तांबा और जिंक होता है। कांस्य में जो होता है तांबा और जिंक नहीं, कांस्य में तांबा और टीन होता है, तो ये गलत है, सी वाला गलत है और यही ऑप्शन चूज करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व को बर्निंग स्टोन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ गंधक तो दे ही दिया है, सल्फर एक बहुत ही संतोषजनक नीली लौ के साथ जलता है। इसका पुराना नाम ब्रीम स्टोन है और उसका अर्थ होता है जला हुआ पत्थर या जलता हुआ पत्थर। सो राइट ऑप्शन ए होगा सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़ों पर से जंग हटाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जा सकता है। टार्टारिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मैलिक एसिड, इन सब का यूज नहीं किया जा सकता है। ऑक्जेलिक एसिड का यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH, इधर लगा दीजिए, और एक और सी यहाँ पे OOH लगा दीजिए, तो COOH इधर हो गया और COOH इधर हो गया, एक बॉन्ड से जुड़ गया, ये है ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला। इसका यूज किया जाता है कपड़े पर से जंग हटाने में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में प्रयुक्त एंटी फ्रीज में किसका मिश्रण होता है, किसके साथ पानी का मिश्रण होता है। तो ऑटोमोबाइल के रेडिएटर्स में जो यूज किया जाता है मिश्रण, उसमें 40% मिथाइल अल्कोहल होता है और 60% वाटर होता है, तो राइट ऑप्शन ए होगा। इथाइल अल्कोहल जो है ये पेट्रोल डीजल वगैरह में मिलाया जाता है, पेट्रोल में मिलाया जाता है, और इसको शराब के रूप में यूज भी लोग करते हैं, इसका इथाइल अल्कोहल का, लेकिन मिथाइल अल्कोहल का यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतिशबाजी में उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित यौगिकों और रंगों का मिलान करें। तो लाल रंग यदि उत्पन्न करना है, तो लाल रंग की आतिशबाजी करना है तो उसके लिए स्ट्रोंशियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। वहीं कैल्शियम कार्बोनेट का यदि यूज किया जाए तो कौन सा रंग होगा, वो नारंगी। तो नारंगी के लिए कैल्शियम क्लोराइड, तो ए का 4 हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड का यूज किया जाता है हरी आतिशबाजी के लिए, हरी आतिशबाजी यानी बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद में सोडियम नाइट्रेट का यूज कहाँ किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है पीली आतिशबाजी के लिए, तो डी का हो जाएगा 3, डी का 3। उसके बाद में बच गया कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर क्लोराइड का यूज किया जाता है नीली आतिशबाजी के लिए, तो सी का हो गया 2। तो कौन सा हो गया यहाँ पे 4 1 2 3, राइट ऑप्शन किस में आ रहा है, डी में आ रहा है, 4 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक परिरक्षकों के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है।
तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है परिरक्षक के रूप में। कहाँ पे उपयोग किया जाता है इसका? प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को या पेय पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसका यूज किया जाता है सोडियम बेंजोएट का, तो ये तो यूज होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग सूखे फलों के परिरक्षक के रूप में किया जाता है वाइन मेकिंग में, तो ये तो इसका यूज किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है जो मांस उत्पाद हैं उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सोडियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है, तो इसका तो यूज किया जाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का यूज खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का यूज विद्युत उद्योग में उच्च वोल्टता के उपकरणों में किया जाता है, तो ये गलत होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक परिरक्षकों के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोलॉजिकली यानी विकिरण चिकित्सकीय परीक्षण से पहले रोगी को निम्नलिखित में से कौन सा घोल पीने का निर्देश दिया जाता है? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट पिलाया जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। बेरियम सल्फेट क्या होता है? पीने से वो आंत के दीवारों में जा कर के चिपक जाता है, जिससे फोटोग्राफ्स अच्छे आएंगे, जो भी रेडियोलॉजिकल परीक्षण किया जाएगा अच्छे से दिखेगा, उसमें क्लियरली दिखेगा, इसलिए बेरियम सल्फेट का घोल पिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन है? तो स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन है, सीड्स का स्टडी, राइट ऑप्शन ए होगा। एंथोलॉजी फूलों और फूलों के पौधे का अध्ययन है। और पोमोलॉजी क्या है? पोमोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जो फल और उसकी खेती का अध्ययन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रक्त कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है? तो एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, राइट ऑप्शन जो होगा एरिथ्रोसाइट्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक सूचनाओं का वहन अणुओं की लंबी श्रृंखलाओं द्वारा किया जाता है जिन्हें कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है, राइट ऑप्शन डी होगा। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स का होता है, डबल हेलिक्स, और उसमें गायनिन और मतलब जीसी बॉन्ड पर जीसी के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है, और एटी यानी एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है, गायनिन साइटोसिन के साथ और एडेनिन थाइमिन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव से मुकाबला करने में मददगार माना जाता है? तो सेरोटोनिन एंड एड्रीनलिन, ये दोनों जो है तनाव से मुकाबला करने में मददगार है दोनों। एड्रेनलिन शरीर को तनाव में समायोजित करने में मदद करता है जब कोई बहुत क्रोधित होता है, शर्मिंदा या चिंतित होता है। तो जब सेरोटोनिन समान स्तर पर होता है तो आप अधिक केंद्रित भावनात्मक रूप से स्थिर, खुश और शांत महसूस करते हैं। सेरोटोनिन का निम्न स्तर तनाव और अवसाद का प्रतीक होता है, जुड़ा हुआ होता है उससे। तो ये दोनों हो जाएंगे ए और डी, राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, घातक रक्ताल्पता लाल रक्त कोशिकाओं में कमी है जो किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन B12 की, साइनोकोबालामीन की कमी से होती है, विटामिन B12 की, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन B6 की कमी यदि हो जाती है तो डिप्रेशन वगैरह आ जाते हैं, इसका नाम है पायराडॉक्सिन, B6 का नाम पायराडॉक्सिन है। और B2 का नाम राइबोफ्लाविन है। और विटामिन B3 का नाम नियासिन है और इसकी कमी से प्लेगरा रोग होता है। अब B2 की कमी से क्या होता है? चेलोसिस होता है, हाइपरमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अवशेषी अंग हैं? तो अवशेषी अंगों को आमतौर पर उन संरचनाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जिन्होंने अपना मूल विकासवादी कार्य खो दिया है। तो नाखून तो नहीं है, दिल भी नहीं है अवशेषी अंग, अग्नाशय भी नहीं है अवशेषी अंग, बुद्धि दांत विजडम टीथ जो है ये एक अवशेषी अंग है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? तो जब शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है तो यह इसे यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित करता है, यानी लीवर और मांसपेशियों दोनों में संग्रहित करता है। ग्लूकोज का यह संग्रहित रूप कई जुड़े ग्लूकोज अणुओं से बना होता है और जिसे ग्लाइकोजन कहा जाता है। तो लीवर में भी और मांसपेशियों दोनों में ही स्टोर रहता है, वो संचित रहता है, राइट ऑप्शन
ई होगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप के जहर के खिलाफ एंटीवेनम में होता है, एंटीबॉडीज होती है। स्नेक एंटीवेनम एक ऐसी दवा है जो जहरीले सांपों द्वारा सांप के काटने के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबॉडी से बनी होती है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जन्म के समय बड़े आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आकार में कम हो जाती है? तो वो है थाइमस ग्रंथि। राइट ऑप्शन सी होगा। ये थाइमस ग्रंथि छाती में फेफड़े के बीच और उरोस्ती के पीछे होती है। थाइमस सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को टी लिम्फोसाइट्स, जिसे टी सेल्स कहा जाता है, बनाता है। ये शरीर के इम्यून सिस्टम का अहम हिस्सा है जो संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला शुरू होती है किससे? फाइटोप्लैंक्टन से शुरू होती है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सेट में जीवाणु रोग शामिल है? तो जीवाणु से होने वाले जो रोग हैं वो है तपेदिक, टीबी, एंथ्रेक्स, टेटनस, निमोनिया, हैजा, मेनिंजाइटिस, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग और प्लेग। ये सब जीवाणु से होने वाले रोग हैं। और वायरल रोग कौन से हैं? वायरल डिजीज यानी वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं? चिकन पॉक्स, दाद, इन्फ्लुएंजा, एड्स, खसरा, वायरल हेपेटाइटिस, ये सब होते हैं। तो इसमें से हम देखें तो खसरा एक वायरस रोग वायरल डिजीज है, तपेदिक और टेटनस तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है, कुष्ठ रोग भी बैक्टीरिया से होता है और प्लेग भी बैक्टीरिया से होता है, तो यही ऑप्शन सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण नहीं है? तो जिब्रेलिन्स पादप हार्मोन है, फ्लोरिगेंस ये भी पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, जेंथोमोनस सिट्री एक ये पादप हार्मोन नहीं है, यह एक जीवाणु है। जेंथोमोनस सिट्री एक जीवाणु है, इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। इससे नींबू के पौधों व फलों में साइट्रस कैंकर नामक रोग हो जाता है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? 10वां स्थान है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले कारकों में से निम्न में कौन सा शामिल नहीं है? तब पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले जो कारक है, बढ़ावा देने में जो कारक हैं 7 कारक हैं, 7 कारक, सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें से शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है। राइट ऑप्शन सी होगा। सड़क और रेल मार्ग है, हवाई मार्ग और विमानपत्तन है, माल परिवहन और जल मार्ग है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस्पात संयंत्र की स्थापना में सहयोग देने वाले देशों पर विचार करें। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से निर्मित हुआ था, ये सही है। राउरकेला इस्पात संयंत्र, उड़ीसा का राउरकेला इस्पात संयंत्र फ्रांस के सहयोग से निर्मित नहीं हुआ था, जर्मनी के सहयोग से निर्मित हुआ था, तो 2 गलत है। छत्तीसगढ़ का भिलाई इस्पात संयंत्र ये सोवियत रूस के सहयोग से निर्मित हुआ था, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है। 1 और 3 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम कितने रुपये का नोट जारी किया गया था? 1 रुपये का जारी किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। आज़ाद भारत का पहला नोट 1 रुपये का था, जिसे 1949 में जारी किया गया था। इस नोट पर सारनाथ का अशोक स्तंभ अंकित था। इसके बाद नोट में कई बदलाव हुए और उस पर गेटवे ऑफ इंडिया, बृहदेश्वर मंदिर के चित्र भी छापे गए। वर्ष 1953 में भारत सरकार द्वारा जो नोट छापा गया उस पर हिंदी भाषा में भी लिखा गया। इन नोटों के जारी होने के दशकों बाद 1996 और 2005 में जारी नोट पर महात्मा गांधी की फ़ोटो छपनी शुरू हुई। इसके बाद रुपये की नकल को रोकने के लिए इसमें कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स डाले गए। दृष्टिहीनों की सहूलियत के लिए भी आज के नोट में कई फीचर्स डाले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्रोफेसर BKRV राव को दिया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1868 में लगाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में राष्ट्रीय आय की गणना की थी। भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय प्रोफेसर BKRV राव को दिया जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए उत्पादन
गणना प्रणाली तथा आय गणना प्रणाली के सम्मिश्रण का प्रयोग किया। इनका अनुमान सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन अपनी पुस्तक नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने 2021-22 में शिक्षा के लिए अपने कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया है? 19% आवंटित किया है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 की अवधि के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? 4.12% होगी। राइट ऑप्शन सी है। 2021 से 26 की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 1 फरवरी 2021 को जारी की गई थी। 2021 से 26 की अवधि के लिए आयोग ने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 41% की सिफारिश की है वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 की अवधि के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार की हिस्सेदारी 4.12% होगी। इसका मतलब है कि 2021 से 26 की अवधि के दौरान विभाज्य पूल में प्रत्येक 100 रुपये के राजस्व में से बिहार को 4.1 रुपये प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 निश्चय 2 के तहत प्रमुख योजनाओं में शामिल है। तो 7 निश्चय योजनाओं से प्रश्न आते रहते हैं। 67th री एग्जाम जो हुआ था उसमें भी 7 निश्चय योजना से प्रश्न थे। फर्स्ट स्टेटमेंट है, कह रहा है कि पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र बनाना, यह है शामिल। प्रत्येक जिले में मेगा कौशल विकास केंद्र स्थापित करना और प्रत्येक डिवीजन में टूल रूम स्थापित करना, ये भी शामिल है। नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए युवाओं और महिलाओं को रियायती ब्याज दर पर 5 लाख रुपये तक का ऋण देना, ये भी शामिल है। छात्राओं को इंटरमीडिएट पूरा करने पर 25,000 रुपये और स्नातक पूरा करने पर 50,000 रुपये नगद प्रोत्साहन, ये भी शामिल है। तो चारों शामिल है। राइट ऑप्शन डी होगा 1, 2, 3, 4। 2021-22 से 7 निश्चय योजना 2 लागू है। इसके तहत 4671 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 7 निश्चय 2 के तहत प्रयुक्त योजनाओं में जो शामिल है वो है पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र बनाना, प्रत्येक जिले में मेगा कौशल विकास केंद्र स्थापित करना और प्रत्येक डिवीजन में टूल रूम स्थापित करना, नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए युवाओं और महिलाओं को रियायती ब्याज दर 5 लाख रुपये तक का ऋण देना। नेक्स्ट है छात्राओं को नगद प्रोत्साहन प्रदान करना, इंटरमीडिएट पूरा करने पर 25,000 रुपये और स्नातक पूरा करने पर 50,000 रुपये। नेक्स्ट है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेलीमेडिसिन, पैथोलॉजी और मधुमेह, रक्तचाप आदि की जांच का प्रावधान करना। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में बेघर और भूमिहीन गरीबों के लिए आवास और सभी शहरों में वृद्धों के लिए आश्रय गृह बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कुबेर क्या है? तो ई कुबेर भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सुविधा है। ई कुबेर भारतीय रिजर्व बैंक का कोर बैंकिंग समाधान है। यह देश भर में पोर्टल आधारित सेवाओं का उपयोग कर सुरक्षित तरीके से कहीं से भी किसी भी वक्त खाते तक विकेंद्रीकृत पहुंच के साथ प्रत्येक बैंक के लिए एक चालू खाता का प्रावधान करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सुविधा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी घाटे को कम करने के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। करों में वृद्धि की जाती है, व्यय में कटौती की जाती है, अत्यधिक ऋण लिया जाता है, नहीं। तो 1 और 2 सही है, 1 और 2 राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह शहरी क्षेत्र में भी लागू है, नहीं। एक वित्तीय वर्ष में इसमें 200 दिन के रोजगार की गारंटी है, नहीं। 100 दिन की आवेदन के 1 महीने के अंदर रोजगार देना होता है, नहीं। यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है, ये सही है। राइट ऑप्शन डी होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ग्राम से किया गया। यह योजना अन्य रोजगार योजनाओं से अलग है क्योंकि यह रोजगार का अधिकार यानी कानूनी अधिकार प्रदान करती है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य आधारित बजट का अर्थ क्या है? असीमित घाटे की वित्त व्यवस्था, नहीं। नए कार्यक्रम बजट में न जोड़ना, ये भी गलत है। नए सिरे से बजट तैयार करना, ये सही है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि आय पर कर लगाया जा सकता है, राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जा सकता है। राइट ऑप्शन ए होगा। केंद्र सरकार के द्वारा नहीं, स्थानीय सरकारों के द्वारा नहीं, केंद्र तथा राज्य दोनों के द्वारा नहीं, राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व का 2011 की जनसंख्या के अनुसार सही क्रम क्या है?
तो सबसे ज़्यादा उच्च घनत्व जो है वो बिहार का है, तो ये वाला तो कट गया 3 में, लेकिन बिहार दिया हुआ है। बिहार का है जनसंख्या घनत्व 1106, सबसे ज़्यादा 1106। उसके बाद में है पंजाब का 551 होगा, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं पंजाब का। उसके बाद है झारखंड का 414, उसके बाद है उत्तराखंड का 189। तो बिहार, पंजाब, झारखंड एवं उत्तराखंड होगा राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल नव प्रवर्तन मिशन किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो नीति आयोग, राइट ऑप्शन सी होगा। अटल नव प्रवर्तन मिशन नीति आयोग का एक अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य देश भर के विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब का चयन किया गया है, प्रयोगशाला और अटल इनक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से नव प्रवर्तन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संवैधानिक पीठ का गठन किया जा सकता है। तो संविधान पीठ सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ होती है जिसमें 5 या उससे अधिक न्यायाधीश शामिल होते हैं। हालांकि इन पीठों का गठन नियमित तौर पर नहीं होता है। संविधान पीठ का गठन का जो आधार है वो है अनुच्छेद 145 क्लॉज 3 के तहत यदि किसी मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का पर्याप्त प्रश्न शामिल है तो उस पर संविधान पीठ का गठन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या के मामले में संविधान पीठ का गठन किया जा सकता है, ये सही है। अगर राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत कानून या तथ्य पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगते हैं तो भी उस केस में संविधान पीठ का गठन किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय मांगे जाने पर संविधान पीठ का गठन किया जा सकता है। इसके साथ ही जब 2 न्यायाधीशों की पीठ और बाद में 3 न्यायाधीशों की पीठ एक ही मुद्दे पर परस्पर विरोधी निर्णय दे तभी संविधान पीठ का गठन किया जाता है। तो तीनों सही है, राइट ऑप्शन इसमें से 1, 2, 3 ई हो जाएगा राइट ऑप्शन, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान के किस उपबंध को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो वो है 6ठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को। सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों के 25% से अधिक सदस्यों का बहुमत यदि मिल जाए तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, ये सही है। राज्यसभा में उपसभापति को हटाना नहीं, राज्यसभा में उपसभापति को हटाने के लिए एक प्रभावी बहुमत चाहिए अनुच्छेद 67(b) के तहत, तो साधारण बहुमत से नहीं हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये दोनों में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत तो चाहिए ही, साथ ही 50% यानी आधे से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए, रेटिफिकेशन भी उनका चाहिए, समर्थन भी चाहिए, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, ये सही है। संविधान की 4थी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, ये भी सही है। राज्यसभा में बिहार के सीटों की संख्या जो है वो 14 है, नहीं 14 नहीं है 16 है, तो ये गलत हो गया। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। तो सी कौन सा कथन सही नहीं है? तो सी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होनी चाहिए, उनका हस्ताक्षर होना चाहिए नामांकन दाखिल करते समय। तो 50 प्रस्तावकों और 50 अनुमोदकों की ज़रूरत होती है कम से कम, राइट ऑप्शन बी होगा। ये 1974 से ही लागू है 50 प्रस्तावकों और 50 अनुमोदकों को सुरक्षित करने का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मध्य सर्वप्रथम सर्वोच्चता का प्रश्न किस वाद में उठा था? तो चंपाकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य 1951 के बाद में सर्वप्रथम यह विवाद सामने आया कि मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में किसे सर्वोच्चता दी जाए। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार प्राथमिक है और नीति निर्देशक तत्व सहायक रूप में है, अतः मौलिक अधिकार सर्वोच्च है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, चंपाकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 350 ख के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है?
तो 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 350 ख जोड़ा गया। इसके अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। तो राष्ट्रपति, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा? लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करे कि धन और उत्पादन साधनों का अहितकारी संकेंद्रण न हो? तो सबसे पहले जान जाते हैं कि सभी आर्टिकल्स में क्या दिया गया है। इन चारों आर्टिकल्स में तो 39 का 39A में दिया गया है कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। और 39B में क्या दिया गया है, यानी 39 ख में क्या दिया गया है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, ये दिया गया है। और 39 ग में क्या दिया गया है, 39C में, इसमें दिया गया है कि आर्थिक प्रणाली का संचालन इस प्रकार से हो कि धन और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो। तो यही ऑप्शन सही होगा, सी। और घ में क्या दिया गया है, 39 घ में, इसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समिति ने उम्मीदवार को 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दिए जाने की सिफारिश की थी? तो तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति, ये तीनों जो समितियां हैं चुनाव सुधार से ही संबंधित समितियां हैं। और इसमें से दिनेश गोस्वामी समिति है, दिनेश गोस्वामी समिति जो 1990 में अपनी सिफारिश जो दी थी, बनी थी, इसने कहा था कि राजनीतिक दलों को वस्तु के रूप में राज्य द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा, ऐसा सुझाव दिया था। मतलब राज्य जो है वित्त पोषण करेगी, खर्च राज्य सरकार उठाएगी, राज्य उठाएगा। उसने यह भी सुझाव दिया था कि एक उम्मीदवार को 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कौन सा? दिनेश गोस्वामी समिति ने, राइट ऑप्शन बी होगा। और के संथानम समिति किस लिए बनी थी? यह एक भ्रष्टाचार निरोधक समिति थी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से रिलेटेड ये कमेटी थी। और इसी के सुझाव पर 1964 में सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। तो चुनाव आयोग के मुताबिक जब कोई उम्मीदवार सीट पर पड़े कुल वैध मतों का 1/6 यानी 16.66% वोट हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। 1/6, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो देख लेते हैं कि इन सारे अनुच्छेदों में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 5 में ये दिया गया है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उस समय कौन कौन भारत के नागरिक हो सकते थे, कौन कौन भारत के नागरिक हैं। जैसे जो भारत में जन्म लिया हो या जिसके पेरेंट्स भारत में जन्म लिए हों वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। अनुच्छेद 8 में क्या दिया गया है? इंडियन ओरिजिन के वैसे पर्सन जो विदेशों में रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनके अधिकार के संबंधित जो उनके अधिकारों से संबंधित जो चीज़ें हैं वो दी गई है अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 9 में, यदि कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है, अपने आप स्वतः विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी, वो यहाँ का नागरिक नहीं रहेगा। ये दिया गया है अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 10 में क्या दिया गया है? नागरिकता पाने के जितने भी तरीके हैं उनमें से किसी भी तरीका से यदि कोई नागरिक बन गया है भारत का तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून उपबंधों के तहत वो आगे भी नागरिक बना रहेगा। ये आर्टिकल 10 में। तो इन चारों में से तो किसी में नहीं दिया गया है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। इन चारों में से किस में दिया गया? अनुच्छेद 11 में दिया गया है। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामले से संबंधित कोई भी प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है। तो आर्टिकल 11 हो जाएगा, 11, नॉन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है, बिल्कुल सही है ये। उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, नहीं, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ये गलत है। उसे वे सभी विशेषाधिकार मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को प्राप्त होते हैं, ये सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। यदि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य है तो वह व्यक्ति महाधिवक्ता बनने के योग्य होता है। महाधिवक्ता का संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है और उनके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो 1 और 3 सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 आई किससे संबंधित है? तो पंचायतों के वित्तीय पुनर्विलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान इसमें किया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? 1963 में लाया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अगस्त 1963 में JB कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ रखे गए इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े थे और विरोध में 347। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे RK षणमुखम सेठी, राइट ऑप्शन डी होगा। जॉन मथाई क्या थे? जॉन मथाई जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, जॉन मथाई। और सरदार बलदेव सिंह क्या थे? सरदार बलदेव सिंह जो थे रक्षा मंत्री थे। और लियाकत अली अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के सरकार में नहीं, अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें। तो ये गलत है, राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची को मिलाएं। तबकात ए नासरी किसके द्वारा लिखा गया था? मिनहाज उज सिराज के द्वारा लिखा गया था। ए का बी हो जाएगा, ए का ए का डी, ए का सी, ये सब कट गया। 1 का जो होगा वो 1 का बी होगा, तो 1 का ए कट गया, ये ऑप्शन खत्म। 1 का डी दिया हुआ, ये ऑप्शन खत्म। 1 का सी इसमें दिया, ये ऑप्शन खत्म। बच गया क्या? ए का बी, एक ही से काम चल गया। ए का 1 का बी होगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। यानी तबकात नासरी के लेखक जो थे वो मिनहाज उज सिराज थे। तारीख़ फिरोज़शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी थे। तुझ के बाबरी के लेखक बाबर थे। अफसाना ए शाही के लेखक शेख कबीर थे। सो 1 का बी और 2 का सी, 3 का ए, 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहोल शिलालेख किसके द्वारा लिखा गया था? तो एहोल शिलालेख प्रसिद्ध चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का एहोल शिलालेख उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था, रवि कीर्ति, राइट ऑप्शन सी होगा। और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 में पूरा पाषाण काल के उपकरणों की खोज करने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। पलावरम में पहले पूरा पाषाण शिल्प की खोज की गई थी। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, रॉबर्ट ब्रूस फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में अपराहत भूमि किस प्रकार की भूमि थी? तो वो वन भूमि थी, राइट ऑप्शन ए होगा। गुप्त काल के दौरान भूमि को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, 5 श्रेणियों में बांटा गया था। क्षेत्र भूमि जो है, कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि कहा जाता था, रहने योग्य भूमि को विशाल भूमि कहा जाता था, चारागाह के भूमि को गपतसारा कहा जाता था और बंजर भूमि को खिला भूमि, जंगल या वन भूमि को अपराहत भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन का चयन करें। करसापण मौर्य काल में ढाले गए सोने के सिक्के थे? नहीं, सोने के सिक्के नहीं थे, ये चांदी के सिक्के थे। निष्क जो है वो मौर्य काल में सोने के सिक्के थे। कमल और बैल का संबंध बुद्ध के जन्म से है, ये सही है। द्वितीय जैन संगीति में 12 अंगों का संकलन किया गया था। द्वितीय संगति में नहीं, पहली संगीति में जो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी उसमें
12 अंगों का संकलन किया गया था और 2 संप्रदायों में जैन धर्म विभाजित हो गया था। तो ये गलत है। अजंता के गुफा संख्या 17 को चित्र दीर्घा कहा जाता है, ये सही है। अजंता केव जो 17 है उसको चित्रशाला कहा जाता है या चित्र दीर्घा कहा जाता है। उसमें जो चित्र अंकित हैं बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण से बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण से संबंधित जो चित्र हैं वहाँ पे अंकित किए गए हैं। तो इसमें से 2 सही है और 4 सही है। सत्य कथन का 2 और 4, तो इसमें से कोई भी नहीं आ रहा है। राइट ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के दौरान किस जोड़ी का शासन सबसे लंबा और सबसे छोटा रहा? तो गुलाम वंश का जो शासन था गुलाम वंश का, वो रहा 1206 से 1290 तक रहा। उसके बाद में खिलजी वंश की यदि बात करें तो खिलजी वंश का शासन रहा 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश का शासन की यदि बात करें तो वो रहा 1320 से 1414 तक। और सैयद वंश का शासन ये रहा 1414 से लेकर के 1451 तक। और लोधी वंश का जो शासन रहा वो रहा 1451 से लेकर के 1526 तक। तो सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल किसका रहा? सबसे लंबा कार्यकाल निकालने के लिए या सबसे छोटा कार्यकाल निकालने के लिए, शासनकाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। 1206 से 1290 लगभग 84 साल आ रहा है गुलाम वंश के लिए। खिलजी वंश का जो है 1290 से 1320 है, लगभग 30 वर्ष आ रहा है। तुगलक वंश का 1320 से 1414 तक लगभग 94 वर्ष आ रहा है। उसके बाद में सैयद वंश का 1414 से 1451 तक लगभग 37 वर्ष आ रहा है। उसके बाद में लोधी वंश का 1451 से 1526 तक लगभग 75 साल आ रहा है। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका आ रहा है शासनकाल? तुगलक वंश का आ रहा है लगभग 94 साल। और सबसे छोटा किसका आ रहा है? खिलजी वंश का आ रहा है 30 साल के आसपास। तो सबसे लंबा तुगलक, सबसे छोटा खिलजी। तो तुगलक खिलजी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? तो चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच 29 जून 1528 को लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 29 जून 1528। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इधर क्षेत्र दिया गया है, राज्य दिया गया है और इधर उनके शासक, नवाबों के बारे में दिया गया है, शासकों के बारे में दिया गया है। इसको मैच करना है। तो सआदत खान जो है अवध से संबंधित थे। सआदत खान अवध के नवाब थे। ये शुजाउद्दौला के दूसरे बेटे सआदत खान। तो 1 का बी हो जाएगा, 1 का बी। हैदराबाद किसे? चिनकिलीज खान जो है किससे संबंधित है? हैदराबाद से संबंधित है। तो 2 का सी हो जाएगा, 2 का सी। उसके बाद में बीर दाऊद और अली मोहम्मद खान, ये जो संबंधित हैं रुहेलखंड से संबंधित है। तो 3 का डी हो जाएगा। उसके बाद में सादुतुल्ला खां जो है कर्नाटक। तो 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी एंड 4 का ए। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? अवधी भाषा में की थी। राइट ऑप्शन डी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के फुल लेंथ टेस्ट 5 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन के डिस्कशन का पार्ट 1। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।